Dr. Seema Thakur is a renowned clinical geneticist and fetal medicine specialist in Delhi, having over 2 decades of rich experience in the field. She has been associated with Fortis Hospital, Delhi as the head of the Department of Clinical Genetics and Fetal Medicine since her last assignment. She obtained her super specialty training, DM, in medical genetics from Sanjay Gandhi Postgraduate. She has a special interest in prenatal diagnosis of various genetic and non-genetic disorders of all streams of medicine. In this discussion, Dr. Seema will discuss prenatal diagnosis. Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India First Doctor-oriented show, Doctor Opinion. An opinion really matters. Now today we will discuss about the fetal medicine, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Seema Thakur. Welcome to our show, ma'am. Thank you. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशलिटी की, जो कि जेनेटिक्स है। लोगों में बहुत कम इसकी जानकारी है। तो मैम, पहले तो मैं चाहूँगा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप खुद से दें। मैं डॉक्टर सीमा ठाकुर, मैं दिल्ली एनसीआर में एज ए जेनेटिक एंड फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के रूप में काम करती हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मालवीय नगर और जेनेटिक क्लिनिक द्वारका में मैं कार्यरत हूँ। और मेरा मेजर फोकस फीटल डायग्नोसिस एंड फीटल केयर रिलेटेड वर्क है। राइट मैम। मैम, पहला सवाल है, ये फीटल मेडिसिन है क्या और किस तरह से ये गर्भवती महिलाओं में मतलब इनकी किस तरह से उपचार इसका किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने कि ज्यादातर फीटल मेडिसिन एक नई ब्रांच है, एक नई सब स्पेशलिटी है जो कि इन्वॉल्व करता है कंप्लीट फीटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे पीडियाट्रिक्स एक ब्रांच है, गायनेकोलॉजी एक ब्रांच है, उसी तरह से ये स्पेशल फीटल केयर के लिए ये ब्रांच है। तो जनरली ये मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्व है। इसमें 2-3 तरह के एक्सपर्ट्स काम करते हैं। एक होते हैं फीटल मेडिसिन, जो कि फीटल अल्ट्रासाउंड, फीटल इंटरवेंशंस के लिए ट्रेंड होते हैं। एक जेनेटिक्स एंड जिनको की फीटल जेनेटिक्स की ट्रेनिंग होती है, और रेडियोलॉजिस्ट भी जो फीटल रिलेटेड वर्क करते हैं। तो जो फीटल मेडिसिन का प्रारूप जो है वो फीटल केयर के लिए है, और ये फीटल केयर प्री कंसेप्शन से लेकर के थ्रू आउट 9 मंथ्स के लिए है। तो हमारी कंट्री में जो फीटल मेडिसिन का प्रारूप है वो थोड़ा कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इन डेवलप्ड कंट्रीज ये मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन के रूप में जाना जाता है, जहां ऑब्स्टेट्रिशियन की एज अ सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग होती है, और वो कॉम्प्लेक्स केसेस ऑफ द मैटरनल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड द फीटल अल्ट्रासाउंड एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस, फीटल इंटरवेंशंस डील करते हैं। हमारे कंट्री में बिकॉज ये उतना ज्यादा डेवलप्ड ब्रांच नहीं है, तो उसी काम को, सिमिलर काम को रेडियोलॉजिस्ट भी, ऑब्स्टेट्रिशियन जेनेटिसिस्ट, पीडियाट्रिशियन जेनेटिसिस्ट, ये सब मिलजुल करके एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी दे आर इन्वॉल्व। इवन द जेनेटिक काउंसलर्स ऑल्सो दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द फीटल केयर। इसके थ्रू हम लोग ऑप्टिमम मैटरनल एंड फीटल आउटकम दे पा रहे हैं, बिकॉज हमारी लार्ज पॉपुलेशन है। तो जो फीटल मेडिसिन का प्रारूप हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। राइट। जैसा कि आपने बताया मैम, जैसे बहुत सब लोग जानते हैं कि एक गर्भवती महिलाओं की ट्रीटमेंट जो है गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं, डिलीवरी के बाद बच्चों का पेडियाट्रिक्स करते हैं, लेकिन फीटल मेडिसिन में टेस्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इस बारे में यही बात मैं सबसे ज्यादा जो बताना चाहती हूँ अपनी पब्लिक को, कि ये जो फीटल मेडिसिन है ये एक नया ब्रांच है जो कि स्पेशली प्रमुखता से आपके बेबी को देखता है, क्योंकि बेबी का हेल्थ की अपनी अलग डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके। और इस चीज के लिए जो रूटीन ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, खास करके हमारे कंट्री की, उनकी ट्रेनिंग उसके प्रकार से नहीं हुई है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको फीटल रिलेटेड कोई इश्यूज है, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि हर प्रेग्नेंट वुमेन को एक फीटल एंड जेनेटिक कंसल्टेशन होना चाहिए। बट बिकॉज हमारी कंट्री बहुत वास्ट है और हमारे जैसे एक्सपर्ट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो आप जो है अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाकर के अपने खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि हमारे फीटस के लिए जो टेस्ट जरूरी है, क्योंकि कुछ टेस्टों की जानकारी ऑब्स्टेट्रिशियन को भी है, बिकॉज माँ और फीटस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ऑब्स्टेट्रिशियंस भी वेल वर्स्ड हैं इन टेस्टों के लिए। कई बार वो अपनी बिजी प्रैक्टिस में उनसे छूट जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो
वुमेन जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको इंपावर करें, वो खुद ही ये सवाल करें। जैसे कोई कार्डियोलॉजी के लिए पूछता है कि डॉक्टर साहब हमारे हार्ट का कुछ टेस्ट करा दीजिए, डॉक्टर साहब हमारे किडनी का कुछ टेस्ट करा दीजिए, बिकॉज हर कोई अवेलेबल मतलब जानता है इस बीमारी को कि हार्ट के लिए अलग डॉक्टर होते हैं, किडनी के लिए अलग डॉक्टर होते हैं, बट फीटस के लिए अलग डॉक्टर होते हैं, ये कोई नहीं जानता है। तो जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, ऑल्दो ये स्पेशलिटी अवेलेबल है, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, ज्यादातर केसेस मेरे पास 90% अभी भी रेफर होके ही आ रहे। अपने आप शायद ही कोई आ जाता है एज अ वॉक इन, वो कहते हुए कि मेरे फीटस को ये प्रॉब्लम है, या मेरे प्रीवियस प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम थी, या मेरी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग 5-10% ही हैं, ज्यादातर को रेफर किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द स्पेशलिटी एंड द जनरल पब्लिक। और जब तक जनरल पब्लिक एम्पावर नहीं होगी कि उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि उसके फीटस के लिए एक अलग ब्रांच हो, एक स्पेशल केयर हो, जस्ट दैट कि ये फोकस मतलब ये फोकस्ड अप्रोच है टुवर्ड्स फीटल केयर। ऑब्स्टेट्रिशियन भी करते हैं, बट उनकी स्पेशलिटी इज मोर टुवर्ड्स द मैटरनल केयर, वो आपके हेल्थ के लिए ज्यादा ट्रेंड है कंपेयर टू दीज स्पेशलिटी विच आर मेनली फोकस्ड टुवर्ड्स योर फीटल केयर। सो उनका ध्यान फीटस की स्पेशलिटी की तरफ है। राइट मैम। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे फीटल मेडिसिन के लिए एक जेनेटिक्स और फीटल मेडिसिन को कंसल्ट करना हो तो कितने प्रेगनेंसी के कितने मंथ के बाद जो है पहला कंसल्ट जरूरी है फीटल मेडिसिन के लिए? सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके दो पार्ट हैं कि कोई भी वुमेन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं कि लो रिस्क हो सकता है और हाई रिस्क हो सकता है। लो रिस्क कहने का मतलब है कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाई रिस्क कहने का मतलब है कि या तो उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या पिछले बच्चे को कोई मेंटल और फिजिकल हैंडीकैप था। एम लो रिस्क या हाई रिस्क के लिए सेम है हमारा कि मेंटल एंड फिजिकल हैंडीकैप, एंड बोथ द ग्रुप्स आर वल्नरेबल टू हैव अ चाइल्ड विद द मेंटल एंड फिजिकल हैंडीकैप, टू हैव अ चाइल्ड विद द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो ये बहुत कॉमन मिथ है कि जैसे कोई लो रिस्क वुमेन है, उनका कहना होता है कि हमारे परिवार में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो आप मुझे क्यों जेनेटिक रेफरल के लिए या फीटल रेफरल के लिए भेजा जा रहा है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है कि 90% जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिटेड नहीं होते हैं। हमारे कंट्री में जेनेटिक और इनहेरिटेड वर्ड बहुत इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, जबकि इनहेरिटेड का मतलब होता है आनुवांशिक और जेनेटिक मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम दैट मे नॉट बी इनहेरिटेड इन 90% ऑफ द टाइम, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज कि जो हमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन लो रिस्क वुमेन में ही ज्यादातर मिलते हैं। तो सबसे पहला जो जरूरी है कि जो फर्स्ट कंसल्टेशन एट 6 वीक्स है, तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाइए और वो आपके कुछ टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ वो फीटल रिलेटेड भी कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें कि थैलेसीमिया जो कि एक कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, और कुछ नॉन जेनेटिक लाइक इन्फेक्शंस के लिए वो अर्ली प्रेगनेंसी में ही कर लेते हैं। हम लोग रिसेंटली स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो 6 वीक्स पे कर लिया जाता है। जब जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है अराउंड 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, तो हमारा मेजर फोकस है about 2/3 of our job is prevention of the Down syndrome, and this is the commonest genetic disorder which is a commonest preventable cause of mental retardation, और 2/3 ऐसे बच्चे यंग मदर्स में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एडवांस मैटरनल एज में पाया जाता है इसलिए टेस्ट जरूरी नहीं है, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2/3 बच्चे यंग मदर्स को होते हैं। तो एज पर दी इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस या अमेरिकन या रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन should be offered universally the screening for Down syndrome at 12 weeks of the pregnancy by an anti-scan and nasal bone scan, and at the same time dual screen for the Down syndrome screening. और by this test करीब 85 to 90% of the children with Down syndrome can be detected, और जो हाई रिस्क होते हैं उनको फर्दर टेस्टिंग किया जाता है, चाहे वो सेल फ्री फीटल डीएनए हो जो कि 99% एक्यूरेट है डाउन सिंड्रोम के लिए, या definitive testing or amniocentesis CVS, depending upon the results of dual marker and the anti-scan, the women can go into the high risk and the low risk, and they can be offered further testing of cell-free fetal DNA या NIPT, popularly known as या amniocentesis. राइट मैम। एक और क्वेश्चन, फीटल मॉनिटरिंग का क्या महत्व है और इसके टेस्ट में जो भी टेस्ट किया जाता है उसमें किसी तरह का खतरा या किसी तरह का दर्द या किसी तरह का ऐसी कोई बातें हैं जो आप बताएं कि इससे थोड़ा सा अवेयर हो? सो फीटल मॉनिटरिंग का मतलब है कि हम फीटस की मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन को समय से डिटेक्ट कर सकें ताकि उसका मैनेजमेंट टाइम से हो सके, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। तो ये फीटल मॉनिटरिंग इन्वेजिव हो सकता है
नॉन इन्वेजिव हो सकता है। 90% ऑफ द वुमेन, या आप कह सकते हो कि 95% ऑफ द वुमेन, दे आर ओनली, दे कैन बी क्लियर्ड इजीली बाय द नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग। जो प्रमुखता है उसमें से, जो मैंने आपको बताया कि एक एंटी स्कैन 12 हफ्ते पे करते हैं हम लोग, देन एक एनामली स्कैन जो कि पॉपुलरली नोन एज लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, वो 18 से 20 हफ्ते पे किया जाता है। फीटल इको करीब 20 से 22 हफ्ते पे किया जाता है। एंड उस सब्सिक्वेंट के उसके बाद करीब 24 हफ्ते, 28 हफ्ते, 32 हफ्ते, इन सब पे ग्रोथ और एमनियोटिक फ्लूइड की मॉनिटरिंग होती है, सो दैट कि दीज आर ऑल मोस्टली नॉन इन्वेजिव्स। सो इन प्रोसीजर्स के दौरान अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई फीटल एबनॉर्मेलिटीज आती है या कोई ग्रोथ की प्रॉब्लम आती है, तो ये सब वुमेन के लिए इन्वेजिव टेस्टिंग, दैट इज द एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग की जरूरत पड़ती है। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग इज टेकिंग द सैंपल आउट ऑफ द प्लासेंटा एट अराउंड 12 to 13 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ये प्रोसीजर इन्वेजिव है, इसमें थोड़ा सा खतरा अबॉर्शन का रहता है, 0.2 to 2%, बट जनरली ये सेफ प्रोसीजर है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है। जो भी सेंटर्स ये इस प्रोसीजर को कर रहे हैं, they have been extensively trained in this procedure, so by and large this is a very very low risk, so इससे ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है जिसमें कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग की जरूरत है, तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, ये रिस्क मिनिमल है। सिमिलरली एक अनदर इन्वेजिव टेस्ट है जो कि फीटल डायग्नोसिस में काम किया जाता है, जिसको कि एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, वो हम लोग करीब 16 हफ्ते पे करते हैं। ये बेबी के इर्द गिर्द जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको लेकर के उसमें से जो फीटल सेल्स हैं उसकी चेकिंग की जाती है फॉर डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया, जिस तरह की बीमारी आपके रिपोर्ट्स में आ रही है, इन सब चीजों के लिए किया जाता है। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम के अलावा जो हमारा मेजर फोकस है प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया, बिकॉज ये कॉमनेस्ट सिंगल जीन डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, और थैलेसीमिया एक जीन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में, थैलेसीमिया में मंदबुद्धि नहीं होता है, इसमें जनरली खून की कमी होती है, बच्चा जो खून बनाता है वो इफेक्टिव नहीं है, तो सर्वाइवल के लिए उसको एवरी 3 to 4 वीकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बर्डन है उस फैमिली के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। थ्रू आउट लाइफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर वो भी सफिशिएंट नहीं है, फिर उनको एक्स्ट्रा आयरन को दूर करने के लिए डेली के इंजेक्शंस लगा के सोने पड़ते हैं। सो लाइफ इज वेरी वेरी टफ फॉर द फैमिली एंड फॉर द चाइल्ड। तो और ये होता इसलिए है कि दोनों कपल कैरियर होते हैं। तो मैं आज ये इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग भी यूनिवर्सल होनी चाहिए, लाइक डाउन सिंड्रोम। हर प्रेग्नेंट वुमेन का स्क्रीनिंग होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम तो हम 12 हफ्ते पे स्क्रीन करते हैं, बट थैलेसीमिया प्री कंसेप्शन भी स्क्रीन हो सकता है। और जो थैलेसीमिया प्रिवेंशन का जो सबसे अच्छा है कि वन कैरियर शुड नॉट मैरी अनदर कैरियर। अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले पता है तो आप एक कैरियर से दूसरे कैरियर का मैरिज अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में पता चला है कि आप कैरियर हैं तो आपके पार्टनर का कैरियर टेस्टिंग जरूर होना चाहिए, बिकॉज अबाउट 3 to 5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन is a carrier of thalassemia, more so in particular communities like people from Punjab, people who have migrated from Pakistan, Sindh, they are at the higher risk for thalassemia carrier. But in general हम लोग universal thalassemia carrier screening करते हैं in the early pregnancy or pre-conception, because so as to prevent the thalassemia in the ongoing pregnancy. राइट मैम, आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि गर्भवती महिला को और उनके लाइफ स्टाइल चेंजेस और खान पान में आप किस तरह का ये आदेश देना चाहेंगे? बहुत ही प्रमुख सवाल है कि प्री कंसेप्शन प्लानिंग, ये हर प्रेग्नेंट वुमेन को बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आइडियल एज एट कंसेप्शन है, ये समहाउ हम लोग भूलते जा रहे हैं। आइडियल एज एट कंसेप्शन इज 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज। सो मेरी सलाह है कि आप अपने करियर को देखते हुए आप अपनी प्रेगनेंसी की जो एज है वो 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज के बीच में कर लेना चाहिए। दूसरा है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट and healthy weight should be discussed, and also the
प्री कंसेप्शन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज एडवाइज, जिसमें कि हम कहते हैं कि 400 माइक्रोग्राम या 1 मिलीग्राम इन ऑल लो रिस्क प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 महीना पहले लेना पड़ता है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जैसे जिनको प्रीवियस चाइल्ड विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इन लोगों को हम लोग कहते हैं कि 5 mg की फॉलिक एसिड अबाउट 3 months prior to the conception, and this has to continue throughout the pregnancy till she conceives, and then 3 months of the pregnancy. So pre-conception 1 month, and then continue as long as you don't conceive and till 3 months post conception. So this is very, very important for the prevention of the congenital abnormalities. And then visit your genetic and fetal medicine specialist at the around the early pregnancy at 6 weeks. So they may suggest you for some carrier testing of the common genetic disorders like thalassemia and spinal muscular atrophy. So राइट मैम। सो आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं भी लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह गायनेकोलॉजिस्ट को लोग दिखाते हैं और पेडियाट्रिक्स को लोग दिखाते हैं, तो फीटल का भी जो है ट्रीटमेंट और उसके बारे में जानना पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीटल मेडिसिन के पास जरूर हर गर्भवती महिला को एक बार आना चाहिए, होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।